नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कल के उस कार्यक्रम के बारे में जो कार्यक्रम बिहार के गांधी नीतीश कुमार। जी हाँ, उस पर आज हमने एक स्टोरी भी की है कि जदयू ने क्यों दूरी बनाई। क्या जदयू की दूरी बनाने से संकेत है कि अशोक चौधरी के विदाई का दिन आ गया है। मैंने सुबह खबर चलाई थी। उस खबर के बाद ढेर सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत तरीके के सुझाव भी आए, इस पर बहस भी हुई और अंतोगत्वा मैं उस पूरे कार्यक्रम को आज कम से कम 4 बार मैंने सभी नेताओं का, सभी अतिथि का भाषण सुना। कौन कौन लोग आए थे इस पर हमने नज़र दौड़ाई, क्योंकि मैं खोज रहा था कि कोचिंग वाला खान आया है कि नहीं, क्योंकि खान और अशोक चौधरी में बड़ी आत्मीयता है। तो इस मौके पर खान आए का आना स्वाभाविक था, इसलिए हम खान को खोज रहे थे। और उसी खोज के दौरान मुझे आरएसएस के कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दिए जिन चेहरों का एक अपना अलग महत्व है। महत्व इसलिए है कि वो अस्वाभाविक तौर पर या सामान्य तौर पर कहीं नहीं जाते हैं। उनके जाने का मतलब है कि कुछ न कुछ आरएसएस के अंदर चल रहा है। और कार्यक्रम नीतीश को लेकर है। सारे मंच से लेके मंच के बाहर बीजेपी के सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं मौजूद हैं, संघ के अनुषांगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमें लगा कि हो सकता है कि किशोर कुणाल जी का रिश्ता संघ से है, इस वजह से भी लोग आए होंगे। लेकिन हम राज्यपाल अरुण गोविल और उदित नारायण का जब हम भाषण सुने ना, तो हमें लगा कि नहीं, तो बहुत गहरी साजिश तो नहीं है। कहीं नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही नीतीश कुमार ने बड़ी मजबूती से अपने आप को कम बैक किया है। मोदी और शाह के पास अब कोई विकल्प नहीं है। बिहार को लेकर उन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि अब बिहार में कोई प्रयोग नहीं करना है, अब जो नीतीश चाहेंगे वही होगा। लेकिन संघ तो दूर दृष्टि लेके चलता है। संघ का अभी भी है कि बिहार और बंगाल किसी तरीके से हमारे कब्जे में आए। जो दशकों के प्रयास का, अब तो 100 साल होने जा रहा है ना संघ का। 2025 में अगले वर्ष 100 साल का संघ हो जाएगा। यही 2 स्टेट ऐसे हैं जहां अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है और संघ को ये चीजें चुभ रही है। तो ये संघ की नैरेटिव तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे लोग बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे नीतीश की विदाई का कार्यक्रम हो रहा हो। नीतीश के लिए के तारीफ के पुल इस तरीके से बांध रहे हो जैसे लग रहा था कि नीतीश कुमार अब इस देश की राजनीति से अब बाहर निकल रहे हैं, अब उनकी विदाई का बिल आ गया। इतना ही नहीं, बिहार के गांधी कहकर जिस तरीके से उनको बिहार की राजनीति में पूरी तौर पे बांधने की कोशिश हुई है, ये भी संघ का ही खेल है। संघ किसी भी स्थिति में बीजेपी को या बीजेपी के बाहर के नेताओं को नीतीश कुमार कभी चुनौती बने, ये कभी नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि ये खतरा बना हुआ है कि किसी भी समय नीतीश कुमार अगर मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ठीक रहे तो वो चुनौती दे सकते हैं। वो खतरा बिहार, ममता से कहीं ज्यादा खतरा नीतीश से है। आज भी इस बात को संघ मानती है। इसलिए कहीं न कहीं बिहार के गांधी के सहारे नीतीश कुमार की उस पर्सनालिटी को भी एक राज्य स्तर तक ही घेरने की कोशिश हुई है, ताकि कभी कुछ परिस्थिति अगर बदले, क्योंकि केंद्र में तो बहुमत नहीं है, तो नीतीश कुमार के उस नैरेटिव को थोड़ी हवा निकाल दी जाए इस तरीके के पुस्तक विमोचन से। क्योंकि देखिए, ये स्वाभाविक नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे बड़ी साजिश है और संघ इसी तरीके से काम करता है। संघ कल क्या होना है ये लक्ष्य नहीं रहता है। 10 वर्ष बाद हमें क्या करना है
इतने लंबे अंतराल वाले लक्ष्य को लेकर वो चलता है। इसलिए ये पूरा आयोजन और संघ की उपस्थिति, और अब तय अरुण गोविल के बिहार आने का क्या मतलब है, जरा आप सोचिए। भाई बिहार से तो उनका कोई वास्ता नहीं है। सुनिएगा उनका भाषण, सुनिएगा, हम तीनों का भाषण आपको सुनाएंगे, राज्यपाल का भी, उदित नारायण का भी और अरुण गोविल का भी। लेकिन जिस तरीके से धार्मिक विचार के नीतीश कुमार हैं और धर्म के बारे में उनको कितना ज्ञान है, जो गोहिल जी कह रहे हैं, अरुण गोविल जी, ये तो आश्चर्य की बात है। भाई उदित नारायण का तो बिहार से रिश्ता है, अरुण गोविल का क्या रिश्ता है भाई? और अरुण गोविल का बिहार आना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि अशोक चौधरी का भी अरे पहली बार वो सांसद बने हैं ना। कोई ऐसा रिश्ता, जिस यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, जब सुनेंगे आप कि अरुण गोविल बिहार इससे पहले कब किस फिल्म में आए थे, उस समय अशोक चौधरी हाफ पैंट पहन के घूम रहा होगा, उसकी बिसात वही रही होगी। तो अरुण गोविल को गेस्ट बना के बिहार ले जाना है, ये सामान्य चीज नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे संघ का वो चाल, चरित्र और चेहरा है, जिसके सहारे नीतीश को एक खास कह सकते दायरे में बांधने की कोशिश के साथ साथ संदेश देने की ये कोशिश है कि अब नीतीश को मार्गदर्शक मंडल में जाने का वक्त आ गया है। बहुत कुछ इन्होंने बिहार में किया है, बहुत कुछ कर दिया, अब कुछ नए लोगों को भी करने का मौका दिया जाए। ये संकेत साफ है इस कार्यक्रम के सहारे। तो जरा आप तीनों वक्ताओं का भाषण बहुत ही चित मन से सुनिए, शांत मन से सुनिए, और देखिए संघ का यही तरीका है, और संघ इसी तरीके से काम करता है। क्योंकि मोदी और शाह भले ही बिहार को लेकर हार मान गए, लेकिन संघ अभी हार नहीं माना है। ये संघ का एक बिहार के राजनीतिक चौसर पर बड़ा दाव है, और उस दाव में कहीं न कहीं अशोक चौधरी मोहरा बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस कार्यक्रम के सहारे एक और संदेश अशोक चौधरी ने देने की कोशिश की है कि नीतीश का वारिस कौन होगा। अगर इस दौर में जो कुछ चंद नाम चल रहे हैं, तो आज से उसमें मेरा भी नाम जुट जाए, ये महत्वाकांक्षा भी इस कार्यक्रम के सहारे देखने को मिला। चलिए अब जरा तमाम वक्ताओं का भाषण आप भी सुन लीजिए। माननीय नीतीश जी को मैं पिछले 1 वर्ष से बहुत ही नजदीकी से देख रहा हूँ। मेरा जब यहाँ आना हुआ, मेरी नियुक्ति हो गई कि मुझे बिहार में जाना है, उस समय मैं हिमाचल में था। तो शिमला में मैं मेरे कुछ घरगुती अपने एक घरेलू कार्यक्रम के लिए, मेरे बेटे की शादी थी, इसलिए मैं गोवा में गया था। वहीं मुझे राष्ट्रपति भवन से खबर मिली कि आपको बिहार में राज्यपाल करके जाना है। बिहार में जाना है, इसको सुनते ही मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। आप हंसते हैं, मेरी अवस्था क्या हुई होगी आप पता करें। और वहां मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, दोनों के बारे में मैंने सुना था कि ठीक है अभी जाना तो है ही। तो मैंने मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया, और जैसे ही मैंने कार्यक्रम बनाया कि मैंने कहा कि मैं फलाना तारीख को आ रहा हूँ, तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से वापस मैसेज आ गया, अब एक दिन और दूसरे दिन आ जाइए, उस दिन मत आइए। तो मैंने सोचा क्या भैया ऐसे क्या बात है। उनकी उस समय एक यात्रा चल रही थी, और उस यात्रा में वो सम्मिलित थे। उन्होंने मुझसे फोन पर बात की, और मुझे उन्होंने सूचना की कि ठीक है आप एक दिन के लिए आप बढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है आपकी जैसी इच्छा। मेरा पहला ही अनुभव ऐसा था, तो मुझे पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा।
तो दूसरे दिन आ गया, शपथ विधि वगैरह सब कुछ हो गया, शपथ ग्रहण। और मुझे आपको मैं बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, बिहार के बारे में मेरी जो संभावनाएं, विचार था, मेरे मन में कुछ जो एक आ रहा था वो, और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में भी जो मैंने सुना था, पढ़ा था, इन दोनों भ्रमों को मैं दूर करने में सफल रहा। बिहार के बारे में एक परसेप्शन है, वैसे ही मुख्यमंत्री के बारे में भी था कि मुख्यमंत्री है वो समाजवादी नेता है, जयप्रकाश नारायण जी के साथ उनका आंदोलन था वगैरह। वैसे तो उस समय के आंदोलन में मैं भी जेल में था गोवा में, परंतु यहाँ आने के बाद देखा कि इतने बड़े बुजुर्ग नेता हैं, इनके सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा। परंतु जैसे ही उन्होंने, नीतीश जी ने मेरा स्वागत हवाई अड्डे पर किया और बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया, मुझे लगा बात कुछ बनने वाली है, बनेगी बात। यहाँ आया, उसी दिन शाम को शपथ ग्रहण हो गया और दूसरे दिन से हमारा मिलना जुलना हो गया। नीतीश जी का स्वभाव एक है कि वो सामने वाले व्यक्ति को आश्वस्त करते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं हूं आपके साथ। पिछले 1 वर्ष के लिए मेरी यही पूंजी है कि नीतीश जी ने मुझे जो आश्वस्त किया कि आप यहां आइए, डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। और इसके अनेक सारे उदाहरण आने वाले समय में मुझे मिलने वाले थे, बहुत सारे उदाहरण मिलने वाले थे, और इन सब का मैंने जैसे जैसे आपको बताऊंगा, सभी बताने का अभी समय तो है नहीं, परंतु मैंने यहाँ आने के बाद जैसे बताया गया कि मैं कुलाधिपति हूँ यहाँ के विश्वविद्यालयों का, तो विश्वविद्यालय में यहाँ काम, इसके बारे में पढ़ा सुना, बहुत कुछ तो था ही, बहुत बुरी भली बातें मैंने सुनी थी, परंतु इसको कुछ करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बैठक में, उनकी और मेरी जो बैठक हुई, 1-to-1 जो मिलना हुआ, उस बैठक में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं जानता हूं आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहां लागू करने का सोच रहे हैं। मैंने यहाँ के अधिकारियों से के साथ मेरी बात हो गई थी, शिक्षा के अधिकारियों के। उन्होंने कहा कि मैं बाहर अभी कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु आप जो कर रहे हैं बिहार के लिए बहुत ही आवश्यक है, कर लीजिए, मैं आपके साथ हूं। इसी के बलबूते मैंने आगे कदम बढ़ाए और बिहार की शिक्षा को कुछ करने का प्रयास कर दिया। इसमें मेरा योगदान बहुत बड़ा है ऐसा नहीं, लेकिन आपके पीछे कोई एक शक्ति या ताकत खड़ी रहती है, तब आपको आगे जाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे नीतीश जी हैं, और नीतीश जी ने मुझे बहुत बार ऐसे अनेक आश्वासन दिए और करके दिखाए हैं। नीतीश जी का वर्णन यहाँ करते से मुझे लगता है शांभवी जी ने कहा, विकास पुरुष है, और सही में ऐसे ही है वो। उनके अगर आप यहाँ काम देखेंगे तो कामों में उनकी लगन कैसी है, क्या सोचते हैं कामों के बारे में। जब पिछले कुछ दिनों में यहाँ के बहुत सारे पुल गिरने की यहाँ समाचार आ रहे थे, मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की, मुख्यमंत्री जी ये क्या हो रहा है। उनको भी, वो भी बहुत दुखी थे, पीड़ित थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। मैं भी पीड़ित हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे उन्होंने ये बात कही कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बिहार के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा, मैं आपके बिहार के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं मेरे बिहार के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बिहारी हूँ, यहाँ आने के बाद मेरा और कुछ काम नहीं है, जो भी करना है वो बिहार के लिए करना है, और इसलिए मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं, तो और क्या चाहिए मुझे। मुख्यमंत्री स्वयं मेरे साथ हैं, और इसलिए विकास करने के लिए जो भी बातें सामने आती हैं, उनके सामने आती हैं, उनके टेबल पर आती हैं, बिना
बिना कोई हिचकिचाए हुए वो उसको सम्मत करके काम करने के लिए बता देते हैं। जब एक बार राजभवन में आना हुआ उनका, हम बैठे थे चाय पीते पीते, मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा कि राजभवन में यहाँ एक काम करने की आवश्यकता है। मुझे कहने चलिए हम जाएंगे, देखेंगे। हम आज जो जिसे हम राजेंद्र मंडप कहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों की शपथ ग्रहण भी हुआ है, तो वहाँ मैंने कहा कि इसको डिमोलिश करके ठीक ढंग से परमानेंट राजेंद्र भवन बनाएंगे। मुझे लेकर, मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर गए। वहीं के वही उन्होंने अपने डेवलपमेंट कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, उनको बुलाया। 5 मिनट में सभी लोग आ गए। राज्यपाल जो कहते हैं उसको तुरंत करने की आवश्यकता है। कर दिया उन्होंने, सबको काम को लगा दिया। मैंने कहा मुझे यहाँ राजभवन के लिए एक गेस्ट हाउस चाहिए, उसकी भी योजना बनाने को कह दिया। इतने सरल और इतने, मुझे लगता है कि प्रेम भावना से वो मुझसे पेश आते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। सामने शब्द गलत है, मेरे साथ बैठे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? अच्छी तरह जानते हैं। आज मुझे पटना से सुपौल जाना है तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि 10 घंटे से भी ज़्यादा लगता था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था तो तब सहरसा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। उसके बाद कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद चेंज हो गया, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो मैं यही कहूँगा कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव, सिमराही करजन बाजार के अंदर एक छोटा सा गांव है बायसी, वहाँ मैं पैदा हुआ। और नालंदा में 2016 में एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आदरणीय सीएम साहब मिल गए, तो मैं उन्होंने एक गाने फरमाइश किए मुझे कि जानम देख लूँ मिट गई दूरियां सुनना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक शर्त पे आज गाऊंगा। तो बोले क्या बात है? तो मैंने कहा उनसे कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, सारे गांव में बिजली लगे हुए हैं, और जिस गांव में आपका कलाकार पैदा हुआ है, आप लोगों ने पद्म भूषण दिया है, वो गांव अंधेरा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने सुना और 4 दिन में वहां बिजली लगी। हमारे गांव वाले सोच में पड़ गए, ये क्या हुआ? तो मैंने गांव वालों को कहा कि आदरणीय सीएम साहब ने ये काम किया है मेरे रिक्वेस्ट पे। तो गांव वाले नारा लगा रहे थे। तो उसके बाद नारा जो लगा तो बोले कलाकार जिंदाबाद। बोले हमारे लिए कलाकार बिजली लगा दिया तो यार तुम्हारा भी नाम लेना जरूरी है। तो अच्छा लगा। नीतीश जी ने पूरा जीवन बिहार और देश के लिए समर्पित कर दिया है। नीतीश जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी पुस्तक है, जिसे हम सभी को पढ़ना चाहिए। सम्माननीय सीएम नीतीश कुमार जी जैसे सीएम इस स्टेट में है, हमारे साथ है, हम सब लोग गर्व फील करते हैं। गांधी जी के सपनों को उन्होंने साकार किया, सत्य अहिंसा के रास्ते को उन्होंने अपनाया।
वो बिहार के ऐसे सीएम रहे, कोई उनके बारे में ये नहीं कह सकता। उनके बारे में सिर्फ यही कहेंगे सब लोग कि बिना दाग के आदमी है, ये सीएम है। मैं आप दोनों को साधुवाद देता हूं। अशोक जी ने और जाम्बवी जी ने इतना, और आप सबको पता है नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके बारे में मैं शायद उतना नहीं जानता, नहीं कह भी पाऊंगा जितना उन्होंने बताया है। मेरी उनसे भेंट हुई है 5, 6, 7 बार, लेकिन कभी भी 2-3 बार जो भेंट हुई वो उनसे पर्सनल लेवल पर हुई, जब उनके साथ हम बैठे रहे 1 घंटा, इधर उधर की सारी बातें होती रही। कई बार आध्यात्मिक वातावरण में उनसे भेंट हुई, तो उनको देखकर जो एक होता है, एक व्यक्ति से हम मिलते हैं और तब फिर जब हम उस व्यक्ति के बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, कैसा है ये व्यक्ति, तो उनको मिलने से, उनकी बातों से यही लगा कि देखने से लगता है कि वो कितना सादा व्यक्ति है, साधारण से व्यक्तित्व का दिखने में, लेकिन जो साधारण दिखते हैं वो असाधारण होते हैं। और यही बात नीतीश कुमार जी के लिए सिद्ध होती है। जब उनसे आध्यात्मिक वार्ता हुई तो पता लगा कि इनसे आध्यात्मिक वार्तालाप कितने भी घंटे तक किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी और आयाम में निकल गए थे आध्यात्मिक बातें करते करते। उनके राजनीतिक करियर के बारे में, क्योंकि मैं एक दूसरे प्रदेश में रहता हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं मालूमात उनके बारे में, उनका राजनीतिक करियर। हालांकि बिहार में पहली बार आया था 1979 में। मैंने एक फिल्म की थी यहाँ, तो फिल्म काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी उस वक्त, कि शायद बहुत कम लोग, चंद लोग यहाँ होंगे इस समय उपस्थित। गंगाधाम, वो देवघर बाबा जो है उनके ऊपर वो फिल्म बनी थी, और उस समय मैंने पूरा बिहार घूमा था। तब झारखंड भी बिहार में होता था। बिहार को मैंने अच्छी तरह से तब से जानना शुरू किया था, और मेरे जो कुछ मित्र बने उस वक्त, वो आज भी मेरे मित्र हैं जो बिहार के हैं। बिहार में जब हम आते हैं तो पहली बात तो ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आ गए हैं अपने राज्य से, क्योंकि यहाँ के लोग, उनमें प्यार बहुत है, वो जीवंत हैं। और एक बात जो मुझे उस वक्त भी समझ में आई थी, जो मैं आज भी जिक्र कर रहा था, कि बिहार में हर पान की दुकान पर एक बार सरकार रोजाना गिरती है और एक बार बन जाती है। उस वक्त भी ये होता था, रोज एक नया नेता एक पान की दुकान से पैदा होता था। इतना जीवंत है बिहार। तो ये केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं हो सकता, ये सभी क्षेत्रों में ऐसा ही होगा, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, उनकी संवेदनशीलता उनमें इतनी है, कितना सोचते हैं वो देश के बारे में, राज्य के बारे में। सरकार बना भी देती है और गिरा भी देती है, और फिर पान खाते हैं और निकल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो पान खाकर निकल जाते हैं, वो बातें उनके साथ जाती हैं। इसीलिए देखिए बिहार ने कितने महापुरुषों को जन्म दिया है। नीतीश कुमार जी उसमें से एक। जब मुझे किताब का टाइटल पता लगा, तो मैंने कहा इस व्यक्ति के बारे में, जो इन्होंने काम किए हैं उसके बारे में भी कुछ तो मतलब पता होना है, थोड़ा बहुत। तो जो हमें देखने से पता लगता है कि बिहार 79 का बिहार और आज का बिहार। मैं जब कभी बीच बीच में यहाँ आया तो एयरपोर्ट हमेशा से बड़ा छोटा। मैंने कहा ये बिहार में नया एयरपोर्ट क्यों नहीं बनता। होटल यहाँ एक वो मौर्या नाम का एक होटल है, अभी भी है शायद। मैंने कहा उसके अलावा कोई होटल ही नहीं बनाता यहाँ पर, क्यों नहीं बनाता पता नहीं। लेकिन अब देखने से लगता है पिछले कुछ सालों में कि बिहार में इतने फ्लाईओवर्स बने हैं, इतनी सारी प्रगति हुई है,
तो अब बिहार जो है वो लगता है कि विकासशील से विकसित की तरफ होने की प्रोग्रेस में है। और 18 साल से जो व्यक्ति शासन चला रहा हो, जिसकी सरकार हो, आप सोचिए वो ऐसे ही 18 साल कोई नहीं बिठाता किसी को। बहुत करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने अपना जी जान लगाया होगा बिहार के प्रति, बिहार को अपना सब कुछ दिया होगा। उनको देखने से लगता है, उनसे बात करने से लगता है कि उन्होंने बिहार से कुछ नहीं लिया, सिर्फ दिया है। उनके परिवार से मैं मिला, उनको देखकर भी यही लगता है कि उन्हें भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए उन्हें भी। तो एक ऐसा जनसेवी परिवार, उसका मुखिया नीतीश कुमार जी जैसा, बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता मिला।